जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे। आओ चांद पे एक चाय हो जाए। हाय नमस्कार, स्वागत है टॉकिंग बुक्स के एक और सेशन में। टॉकिंग बुक्स का एक प्रयास है कि हम लोग किताबों के आसपास, किताब के पीछे की क्या कहानी है, उसके इर्द गिर्द जो किताब के पीछे की कहानी होती है उसके बारे में जान पाएँ, अच्छी किताबों की पीछे की कहानियाँ जान पाएँ। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं राजेश तैलांग जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकुर, थैंक यू वेरी मच। एक लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छप जाती है और किसी की छप। तो आपकी अभी चांद पे चाय किताब छप के आई है। इस किताब की कहानी जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी पहली चाय से लेकर जो अब तक की चाय है उसकी क्या कहानी है, कैसी चल रही है, कैसी आपकी जिंदगानी है, अब तक की चाय कैसी चल रही है आपकी? देखिए, अगर चाय असलियत के तौर पे लिया जाए तो चाय का तो बड़ा शौकीन हूँ मैं, और चाय हमेशा से बचपन से ही चाय के शौकीन है। तो घर में बार बार चाय बनती थी। चाय बनाने के शौकीन है, चाय पीने के शौकीन है, चाय पिलाने के शौकीन है, और थिएटर करते रहे हैं तो शूटिंग में भी और थिएटर में तो चाय पीते ही हैं, रिहर्सल्स में, और उसके अलावा शूटिंग में भी रनिंग होती है चाय। तो चाय का वो है। और डेटिंग में भी हम लोग कॉफ़ी डेट वाले हैं, नहीं चाय डेट वाले हैं ना, थड़ी पे जाके चाय पीने वाले। तो चाय बहरहाल बहुत ही प्यारी चीज़ है, मतलब प्रिय चीज़ है। तो चांद पे चाय या धरती पे चाय कहीं पे भी। जी, तो आपकी पहली चाय की शुरुआत कहाँ से होती है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्या है आपकी मतलब लेखक बनने से पहले तक की अगर कहानी आप बड़े संक्षिप्त में दर्शकों को बता? मतलब मैं तो लेखक बन गया हूँ ऐसा मैं अभी भी मान नहीं रहा हूँ। तो बचपन बीकानेर में गुजरा, तो वहीं पे ही चाय और कविता दोनों ही पैदा हुई, और तो उधर से ही शुरुआत हुई। दरअसल मैं क्या है कि मेरी अगर जो भी लिखने का या एक्सप्रेस करने का अपने आप को लिखन के ज़रिए, वो आदत पैदा हुई मेरी डायरी लिखने से। मैंने 15 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक, जो एकदम बढ़ने की उम्र होती है और असली में आपका चरित्र निर्माण होता है, वो 25 साल तक मैंने करीब 10 साल तक, 15 से 25 साल तक रेगुलरली डायरी लिखी। तो उसमें अपने सुख दुख बयान करता था, छोटी मोटी चीज़ें बयान करता था जैसा डायरी में होता है। कई बार सिर्फ इतना ही लिखता था कि आज इतने रुपए खर्च किए या आज ये फिल्म देखी। तो बहुत ही डॉक्यूमेंट्री टाइप भी था, लेकिन उसमें ज़्यादा सुख दुख की बातें होती थी। तो ऐसे करके एहसास को, अपने ख्याल को व्यक्त करने का एक तरीका मिला डायरी के ज़रिए। और डायरी चूँकि अपने लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती है, तो वो सिर्फ अभ्यास मात्र ही था, वो किसी को पढ़ा ही नहीं, और उम्मीद करता हूँ कोई पढ़े भी नहीं। तो आज भी वो सारी डायरियाँ मैंने ऊपर वाले कमरे में पैक करके रखी हुई हैं, और एक डब्बे में पैक किए हुए हैं, गत्ते के डब्बे में, और उसके ऊपर लिखा हुआ है मेडिकल पेपर्स, ताकि कोई ढूंढे नहीं। ओके, हाँ। तो आजकल इतने सारे ब्रांड्स हैं, आपने किताब का नाम चांद पे चाय क्यों रखा? ये चायोस पे चाय, स्टारबक्स पे चाय, कॉफ़ी डे पे चाय, इन सब जगहों पे चाय आपको समझ में नहीं आई, या फिर ये कुछ स्पेशल है चांद पे चाय? चांद पे चाय डेफिनेटली स्पेशल है। एक तो चाय ही स्पेशल है जी, बिल्कुल, और ऊपर से चांद पे चाय ख़ास तौर पे, क्योंकि चांद एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको कहीं ना कहीं पागल करता ही है ना। हम मतलब कवियों को तो ख़ास तौर पे, और ल्यूनेटिक शब्द भी इसी से ही बना है ना। ल्यूना लैटिन में चांद को कहते हैं, और somebody who is lunatic is affected by ल्यूना, है ना। तो पागल पने की वो है, एक रोमांटिसिज्म का है। और गुलजार साहब का फ़ैन रहा हूँ, तो चांद उनका एक बहुत बड़ा बिंब है हमेशा हर चीज़ में। तो वो हुआ, और फिर एक कविता लिखी थी मैंने, उससे चांद पे चाय नाम पड़ा।
कि वो कविता ऐसी थी कि जब बिछोह होता है, ब्रेकअप होता है, तो आप मिलना बंद कर देते हैं। हाँ। तो आप फिर ख्वाबों में मिलते हैं। तो मैंने एक कविता छोटी सी लिखी थी कि जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे। क्या बात है। आओ चांद पे एक चाय हो जाए। वाह। तो जब वो मिलन होगा तो वो मतलब एक ख्वाबों का ही मिलन होगा, तो चांद पे होगा शायद, मतलब अ डेट ऑन द मून। और चाय की डेट वाले हैं, पर जैसा कि मैंने कहा तो चांद पे चाय। और इस पे मैं एक मतलब ये कविता किताब तो अभी आई है, लेकिन मैं अपने YouTube चैनल थिएटर टॉकीज़ के लिए चांद पे चाय करके एक सीरीज़ काफ़ी वक्त से बना रहा हूँ। 11 एपिसोड बना चुका हूँ, जिसमें सारे एपिसोड्स मेरे पे नहीं है, 3-4 एपिसोड ही मैंने किए हैं। बाकी और कवियों को, यंग कवियों को उसमें पढ़ने का बुलाया है मैंने, और वो प्रेम कविताओं पे ही है। बिल्कुल। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग देखेंगे। हाँ, थिएटर टॉकीज़ YouTube चैनल है, सर्च कीजिए और उसमें चांद पे चाय प्रोग्राम। बिल्कुल सर। अब एक एहसास होता है कि मतलब ऐसा एक बेंचमार्क सेट किया गया कि जब तक आपकी किताब नहीं आ जाए आप कवि नहीं कहलाते हैं, आप लेखक नहीं कहलाते हैं। एक अलग एहसास भी होता है कि अलग अनुभूति होती है कि पहली डेट हो, आपकी पहली मूवी हो, आपकी पहली वेब सीरीज हो, तो कैसा एहसास था आपका जब आपके हाथ में आपकी पहली किताब छप के आई? बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा। मतलब जो क्या कहे ना, वही आपने सही कहा, पहले प्यार की तरह होता है जी। तो पहली किताब पहले प्यार की तरह है। हालांकि मैंने कभी भी कविताएं ये सोच के नहीं लिखी कि वो छपें, मैंने छपने के लिए भी कभी कहीं भेजी नहीं कविताएं। तो आज तक कविताएं लिखता रहा इतने सालों से, लेकिन एक भी पत्रिका या किसी भी समाचार पत्र में मैंने कभी छपने के लिए भेजी तक नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि कविताएं लिखी, एक्सप्रेस की और हो गया काम, और या जिनके लिए लिखी उनको दे दी, वही काफ़ी था कि तू पढ़ ले, मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं किताब में एक कोट है, मैं पढ़ रहा था, डियर राजेश, हम वहीं चाय पर मिलेंगे। ये गुलजार साहब ने कोट दिया है आपकी किताब के लिए। गुलजार साहब का आपकी कविताओं को पढ़ने के बाद किस तरीके का रिएक्शन था, उन्होंने उनका जो फीडबैक था वो किस तरीके से था, उन्होंने किस तरीके से किताब को सराहा या आपको सुझाव दिए? नहीं, सुझाव तो कोई नहीं दिया, बड़ा मतलब उनका रिएक्शन जो मुझे मिले वो अच्छे ही थे, बहुत ही मतलब क्या कहना, उत्साहवर्धक थे, बहुत ही ऐसे पर्टिकुलरली उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि एक्टिंग के बारे में भी उन्होंने बोला तो वो अच्छा लगा। जी बिल्कुल। सर, आगे बढ़ रहे हैं इस बातचीत में, तो कुछ आपकी कविताएं, आपकी पसंदीदा कविताएं कुछ किताब से ज़रूर सुनना चाहेंगे हम। अब मेरी पसंदीदा कविताएं तो पता नहीं, अभी लिखनी बाकी हैं। हाँ, वो इसमें है नहीं। तो मुझे पता नहीं कौन सी, मुझे हमेशा समझ में ही नहीं आता कि मेरी कौन सी कविता पढ़ के सुनाऊं या कौन सी अच्छी है। शायद अच्छी कविताएं लिखा जाना बाकी है। तो कुछ प्रेम सप्ताह चल रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, उसके अराउंड कुछ हो सकता है? नहीं, मतलब अब तारीख देख के इश्क हो, वो क्या कमबख्त इश्क है। तो वो वाली बात है। लेकिन एनीवे, एक कविता देखिए तारीख पे ही आ गई, अपने आप ऐसे ही रैंडमली हाथ में आ गई। तो ये एक कविता है कि पहली तारीख, उसके बालों की तारीफ बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए उसके बदन की खुशबू की तारीफ। वो एक इंसान है, उसे नई कंघी भी लेना है, उसे साबुन भी लेना है और मलना इत्र भी है। पसीना उसको आता है बसों में जब वो धक्के खाती है, बाल उलझ से जाते हैं जब वो काम से वापस आती है। उसकी मेहनत में, उसकी उलझन में, उसकी तनख्वाह में उसकी तारीफ छुपी है। पहली तारीख को वो कितनी सुंदर लगती है। क्या बात है। ओके सर, हम हमेशा से जो फिल्में हैं, सिनेमा है, उसमें साहित्य को बड़ा मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है। सभी लोग देखते हैं डायलॉग डिलीवरी हो, लिरिक्स हो, कविताएं इन्वॉल्व रहती हैं। तो आप जो ये साहित्य और सिनेमा का गठबंधन है, रिलेशनशिप है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिनेमा भी एक साहित्य ही है, एक अलग किस्म का साहित्य है जिसको पेन के बजाय
कैमरे से लिखा, कलम के बजाय कैमरे से लिखा जाता है, बट है वो साहित्य। और मैं अक्सर जब पढ़ाया करता था तो ये बात अक्सर बोलता था कि अगर आपको एक्टिंग और फिल्म मेकिंग जाननी है तो नॉवेल्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि उपन्यास में क्या है कि न सिर्फ संवाद लिखे होते हैं या संवाद बहुत कम लिखे होते हैं, ज़्यादा मनस्थिति लिखी होती है या उस माहौल के बारे में विवरण होता है जिसको आपको कैप्चर करना होता है ना। कि हम दोनों बालकनी में बैठे हुए थे और जाती हुई सर्दियाँ थी, गुनगुनी धूप थी, अब इसको कैप्चर करना है और क्या मनस्थिति चल रही है उसके बारे में बहुत विवरण होता है। तो वो जो सबटेक्स्ट है, जो माहौल है, उसको कैप्चर करने की और उसको पकड़ने की आदत डालनी है तो साहित्य नॉवेल्स के ज़रिए ज़्यादा मिलेगी, बजाय इसके कि आप कोई ड्रामा पढ़ें या कोई स्क्रीन प्ले पढ़ें। तो वो नए विद्यार्थी हैं जो अभिनय के या फिल्म मेकिंग के, उनके लिए भी वो साहित्य का कहानियाँ और वो पढ़ना ज़्यादा वैसे है। और वैसे साहित्य का तो डायरेक्ट तौर मतलब सीधे तौर पे देखें तो ये वास्तव भी है कि बहुत सारे साहित्यिक कृतियों पे सिनेमा में, फिल्मों में काम होता ही रहा है। और हालांकि अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन एक ज़माने में तो बहुत होता था और टेलीविज़न में भी पहले बहुत होता था जब साहित्यिक कृतियों पे बनती थी। दूरदर्शन में बहुत कितनी साहित्यिक कृतियों पे काम होता था। आजकल के सीरियल्स में वो साहित्यिक कृतियाँ नहीं दिखाई देती हैं, ये बड़ा दुख है ना। एक कहानी एक आता था सीरीज़, उसमें हेनरी की और चेखव की और पता नहीं किन किन की कहानियाँ होती थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पे और कितनी सारी दूरदर्शन ने बनाए हैं, टैगोर पे कितने सारे, शरद चंद्र पे। तो वो वैसे अब कम दिखाई देता है। हालांकि ये अपने आप में एक साहित्य का एक दूसरा रूप मैं मानता हूँ। साहित्य अगर लिखित साहित्य नहीं है तो एक अलग तरह का डॉक्यूमेंटेड साहित्य तो है ही। अच्छा, आप किन सूत्रधारों को पढ़ते हैं? जैसे आपने प्रेमचंद का नाम लिया, आपने गुलजार हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े लेखक हैं। अगर हम जैसे कविशाला के अंदर एक सेक्शन है जिसको हम सूत्रधार के अंदर रखते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के सूत्रधार हैं ये लोग, पूरा हमने वेबसाइट ही बनाया हुआ है उसका। तो किन सूत्रधारों को आप पढ़ना पसंद करते हैं जब भी आपके पास वक्त होता है, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं कि मुझे कोई किताब पिक करनी है, तो किन को पिक करते हैं? आजकल थोड़ी मेरी पढ़ाई कम हो गई है, कुछ व्यस्तताओं की वजह से। कुछ अब ऐसा हो गया कि मतलब कभी कभार ही पढ़ पाता हूँ, ज़्यादा पढ़ता नहीं है। फिक्शन पढ़ने का भी थोड़ा शौक़ कम हो गया। तो लेकिन हाँ, प्रेमचंद कौन नहीं पढ़ना चाहेगा और किसने नहीं पढ़ा होगा। और इसके अलावा मैं उनको पढ़ता रहा हूँ बहुत, मनोज श्याम जोशी है ना, परसाई को बहुत पढ़ा है और बहुत सारे, मतलब क्या। अच्छा, किसी एक लेखक को पिक करना हो, अगर अभी कभी आपको मौका मिलता है कि किसी एक का रोल प्ले करना है आपको, एक लेखक का जो सूत्रधार हुए हमारे, जिनके नाम लिया आपने, परसाई के व्यंग मतलब विश्वविख्यात हैं कि सब उनको कोट करते हैं। तो इस तरीके के लेखकों में अगर किसी का आपको रोल प्ले करने का मौका मिलता है कभी, तो आप किसका रोल प्ले करना चाहेंगे? आई थिंक परसाई का ही, क्योंकि उनमें जो व्यंग्य है, उनमें जो क्या है ना, धार है ना, उसको पकड़ पाना, वो जीवन में कैसे रहे होंगे, किस नज़रिए से देखते होंगे ना दुनिया को। हम जिस भी घटना को जैसे देखते हैं उसका वो एक अलग ही एंगल निकाल के लेके आते हैं हमेशा। तो उस तरह के चरित्र को अच्छे से निभा पाना वाकई एक बहुत चैलेंजिंग काम होगा। और उनकी कहानियों से तो इतना मतलब प्रभावित हैं, और मैंने तो उनके कई कहानियों पे नाटक भी बनाए हैं और किए हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, एक लड़की 5 दीवाने, और एक दो और अभी याद, क्रोधित निराश, एक ऐसे 3-4 पे किया काम। बिल्कुल, मैं उनका कल वो पढ़ रहा था, प्रेमचंद के फटे जूते। हाँ, तो वो वास्तविकता है कि कितने सरलता के साथ में किसी के ऊपर व्यंग कर देना, उस तक बात पहुंचा देना, कितनी कड़वी बात हो। नहीं, परसाई बिल्कुल नहीं। और प्रेमचंद जी के वो तस्वीर कितनी फेमस है ना, जो फटे जूते वाली। क्या मतलब, मैं एक बार वहाँ भी गया था, उनके जो गांव है ना, क्या नाम है उसका, मगर क्या नाम है,
प्रेमचंद जी का बनारस के पास गांव है हाँ। ना, तो वहाँ पे गया था और वो कुआं और वो देखा और मतलब ऐसा लगता है कैसे कभी वो ये लोग जीवित थे और रहते थे। बिल्कुल। हाँ, कि गाँव में मतलब वो पुरानी लम्ही लम्ही, हाँ लम्ही गाँव बना। उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाना। जैसे मैं तो खुद एक मतलब ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें देखी हैं कि कुआं है, उनकी कहानियों के अंदर जो पात्र मिलते हैं, जिस तरीके की इवेंट्स होते हैं, वो सब आसपास घूमते रहे हैं। अच्छा, जब आपका आप किसी शूट में है, वहाँ पे आपके साहित्यिक लोग मिलते हैं आपस में, तो क्या वहाँ पे साहित्य की बातें होती? मान लीजिए किसी शूट में वहाँ पे आशुतोष राणा जी भी हैं, मनोज बाजपेयी जी भी हैं, तो ये आई थिंक मैं ऐसे नामों का जिक्र कर रहा हूँ जो साहित्य से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जी। कि मतलब मुझे लगता है कि 24 घंटे में अगर ये बात कर रहे हैं तो 50% इनका कविताओं के जरिए, कविताओं की तरफ, कविताओं के थ्रू ही बातें होती होंगी। तो क्या उस शूट के दौरान भी साहित्य की चर्चाएं होती हैं? बिल्कुल होती है। मतलब जब ख़ास तौर पे जिनके नाम लिया वो लोग, उनसे तो ऑब्वियसली वो बातें होती हैं। और राणा तो, आशुतोष तो खुद अपने आप में इतना अच्छा लिखते हैं और वो तो आमतौर पे बातचीत करते हैं तो वो साहित्य की जैसी लगती है। हाँ। उनकी तो नॉर्मल बातचीत। और भी जितने भी थिएटर के जितने भी अक्सर जो एक्टर्स हैं मिलते हैं तो नाटकों पे बातचीत होना, वो नाटक भी एक अपने आप में साहित्य है। वो उनकी बातचीत हो ही जाती है कविताओं की। और अभिनेता के लिए कविताओं का पढ़ना और कविताओं का बोलने का अभ्यास करना भी अपने आप में एक अभिनेता की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। सर, कोई कविता हो जाए, क्योंकि अब मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे ही रेंडमली उठा के पढ़ देता हूँ, है ना। एक छोटी सी पढ़ देता हूँ। ये ऐसे मैं जैसे ताश के पत्ते खींचते हैं ना, भी वैसे मैं कागज़ खींच रहा हूँ अभी, कौन सी कविता पढ़ी जाए। हाँ, तो ये गुमशुदा एक कविता है कि सब जानते हैं खोई हुई चीज़ वहाँ कभी नहीं मिलती जहाँ पहले रखी थी। सब जानते हैं खोई हुई चीज़ वहाँ कभी नहीं मिलती जहाँ पहले रखी थी। फिर भी कोई बार बार अपनी खुशियाँ ढूंढ ले तो जी तक चला आता हो। कोई दीवाना ही होगा वो। क्या बात है, क्या बहुत शानदार। तो ये किताब का जो बहुत सारे नए लेखक हैं या फिर जो किताब लिखना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो लिख तो लिया, बहुत सारे लोग होते हैं लिख लेते हैं, उनके पास बहुत बहुत अच्छी सी कविताएं होती हैं, क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी, बट वो पब्लिकेशन हाउस तक कैसे पहुँचे? आपकी वो क्या प्रक्रिया थी कि आपकी किताब वाणी प्रकाशन ने निकाली है, तो वाणी प्रकाशन तक आप कैसे पहुँचे? और किताब प्रिंट होने तक की क्या प्रक्रिया थी, अब आपके हाथ में आई उसके पहले तक? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि मैंने कभी छपने की कोशिश नहीं की, कभी भी छपने की कोशिश नहीं की। मैं तो खुद अपने लिए लिखता था और कविताएं डायरी का ही हिस्सा थी। और डायरी की तरह ही लिखता था और अधिक से अधिक मैंने कहा जिनके लिए लिखी उन्हें दे दी। तो ऐसा था। लेकिन एक वक्त आया जब ये अपना सोशल मीडिया का बहुत हुआ तो मुझे लगा मैं शेयर करने लग गया सोशल मीडिया में अपनी कविताएं, ऐसे ही डाल देता था। तो थोड़ा मतलब अच्छा उत्साहवर्धक क्या कहना रिस्पांस मिला, तो लगा ठीक है। फिर बीच में 5 साल पहले मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो उसमें मैंने चांद पे चाय एक कविताओं पे प्रोग्राम बनाया और कहानियों पे भी एक प्रोग्राम है जो अनूप सोनी करते हैं, सुनी अनसुनी स्टोरीज विद अनूप सोनी। तो वो ऐसे करके मैंने सोचा कुछ साहित्य पे होना चाहिए अपने चैनल में, तो उसमें कुछ अपनी कविताएं पढ़ दी, कुछ और कवियों को बुला के पढ़ दिया। तो बहरहाल लोगों तक पहुंचने का तरीका मेरा सिर्फ ये 2 ही थे। फिर बीच में एक बार क्या हुआ कि साहित्य आज तक जो होता है उसमें ललन टॉप अड्डा में अपने सौरभ द्विवेदी भाई ने मुझे बुलाया बातचीत के लिए अभिनेता के तौर पे। तो वहाँ पे बातचीत हो रही थी, तो सौरभ भाई को मालूम था कि मैं कुछ कविताएं करता हूँ, तो उन्होंने कहा कुछ सुनाइए, लेकिन एक्टर के तौर पे ही था मैं वहाँ पे। तो मैंने कुछ कविताएं सुना दी और बाई चांस वहाँ पे उस वक्त
अदिति भी थी। अच्छा। अदिति जी थी वाणी प्रकाशन की जो हैं, और तो उनके उस ज़रिए से सौरभ भाई के थ्रू बातचीत हुई और उस घटना ने इस किताब का स्वरूप हुआ। तो अदिति जी को और सौरभ भाई दोनों को शुक्रिया है इसके लिए। जी बिल्कुल। और किताब में बहुत अच्छी कविताएं हैं और बहुत ये किताब काफ़ी मतलब बॉलीवुड में भी काफ़ी लोगों तक पहुंची है, आम जनता तक भी पहुंची है, काफ़ी लोगों ने पढ़ के प्रतिक्रियाएँ दी हैं। एक प्रक्रिया या किसी का एक कमेंट जो आप तक पहुंचा हो जिससे लगा हो नहीं सही है, इसका किताब का छप के आना सार्थक हो गया? एक हमारे ही दोस्त हैं, एक्टर हैं वो, रवि गोसाई, और वो गुलजार साहब के साथ काम कर चुके हैं। ओके। माचिस में थे वो 4 लोगों में से। तो उनका कमेंट मेरे को लगा और बहुत ही प्यारा लगा। उसने कहा यार मैंने मतलब पढ़ी और मैं 3 कविताएं पढ़ के बार बार उनसे गुजरने का मन कर रहा है मेरा। जैसे रस आता है उसको एक बार में जल्दी ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा। तो मुझे वो ऐसे काफ़ी अच्छे रिएक्शंस मिले, लेकिन somebody who knows। जी बिल्कुल। सब जब आप थोड़ा किताब से हट के अगर बात करें, कभी आप जब बाहर जाते हैं तो अभी भी लोग पूछते हैं कि मिर्ज़ापुर का अगला सीज़न कब आ रहा है? बिल्कुल, ये सवाल का मैं भी इंतज़ार कर रहा था अभी आपकी तरफ से भी कि किसी भी बहाने से वो सवाल आता ही है। तो वो आएगा, पता नहीं कब आएगा, क्योंकि इस बारे में ना तो मुझे पता है और ना मेरे को इस बात का अधिकार है कि बता पाऊँ। जी हाँ सर, इसमें एक कविता है हाथ थामे रहो। एक्चुअली मैं अभी पलट रहा था पन्ने, ये 34 पेज पे है। कुछ तो ज़िंदगी के बारे में कहने की कोशिश कर रही है, अगर ये आप समझा भी पाए और इसको दर्शकों को सुना पाए। ये तो कहने का तरीका है, बस बाकी ये है कि कोई ज़िंदगी में साथ रहता है तो एक अच्छा एहसास रहता है जी। तो उसी पे लिखा हुआ है कि हाथ थामे रहो, उंगलियों को उलझने दो, हाथ थामे रहो, मुश्किलों को सुलझने दो, हाथ थामे रहो, पसीने को महकने दो, हाथ थामे रहो, हथेलियों को बहकने दो, हाथ थामे रहो, खींचा तानी सी लगी है, हाथ थामे रहो, यहाँ भीड़ बड़ी है, हाथ थामे रहो, अब भी एक सांस बाकी है, हाथ थामे रहो, यूँ जिंदगी का एहसास बाकी। yes. बहुत शानदार है। मतलब मुझे लग रहा है कि हमें लाइफ में कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है, एक हाथ ऐसा चाहिए होता है कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आपके साथ हो, साथ खड़ा रहे। जी जी जी, है ना, कि कहीं भी है तो बोल दे मैं हूँ ना, मैं हूँ ना है। इसका सब टेक्स्ट है, मैं हूँ ना। हाँ बिल्कुल सर। अब आगे चांद पे चाय के बाद हम कहाँ पे चाय पियेंगे, या कुछ ऐसा जो आप दर्शकों को बता पाएंगे क्या पढ़ने को मिलेगा? अब देखिए, अब ये तो एक किताब छप गई, तो अभी तक तो छपवाने के कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन अब थोड़ी सी वो क्या कहना इच्छा है कि एक और, क्योंकि कुछ और कविताएं हैं बाकी अभी, और कुछ कविताएं और लिख आती रहती हैं, लिखता रहता हूँ। तो अभी एक और किताब पे काम कर रहा हूँ और उसका नाम सोचा है जी, दिल से पैदल। अरे वाह चांद पे चाय के बाद दिल से पैदल। बिल्कुल, बहुत शानदार नाम है। और पाठकों को इंतज़ार रहेगा आपकी अगली किताब का। और जिन्होंने भी ये किताब नहीं पढ़ी है वो किताब ऑर्डर करें, पढ़ें। पढ़ने के बाद जो भी रिस्पॉन्स है, जैसी भी अच्छी कविताएं अच्छी लगती हैं, आपका कुछ सुझाव है तो ज़रूर साझा करें उसको। ये वाणी प्रकाशन की साइट पे भी मिल जाएगी और अमेज़ॉन पे भी जी है। बिल्कुल सर। सर आखिरी में आपकी कोई पसंदीदा कविता या कुछ भी आप साझा करना चाहें, और साथ में एक प्रश्न कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, बडिंग राइटर्स हैं, बडिंग पोइट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको? नहीं, मैं सुझाव तो क्या दूँ, मैं तो कोई ऐसी स्थिति में हूँ नहीं कि मैं कोई सुझाव देने लायक खुद को समझता हूँ।
लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ, अपनी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ कि भाई मैंने जो ठोकरें खाई या मुझे जो सीखने जानने की जो प्रक्रिया है अभी, उस प्रक्रिया में हूँ मैं, तो वो मैं अपनी ही प्रक्रिया शेयर कर सकता हूँ। शायद किसी काम आए तो अच्छी खुशी होगी मुझे कि भाई मैं लिखते वक्त चाहे अभिनय करते वक्त अभिनय में काव्य ढूंढने की कोशिश करता हूँ और काव्य में अभिनय ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो वो है, और दोनों में ये प्रयास करता हूँ कि इकोनॉमी हो, कम से कम शब्दों में कम से कम तरीके से ज़्यादा बात कही जा सके, और जितना आम बोलचाल की भाषा हो और आम दिखना हो अभिनय और इसमें कविताओं में, वो मुझे लगता है कि काम करता है। दिल से दिल तक पहुंचने का एक प्रक्रिया में एक कोट मैंने इस किताब में पहले बिल्कुल शुरुआत में डाला है, मार्लिन ब्रेंडो साहब का जी, बहुत बड़े एक्टर हैं, आपको सबको जानते ही हैं, कि उन्होंने कहा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो किताब के शुरुआती पन्नों में है कि एन एक्टर इज एट मोस्ट अ पोएट एंड एट लीस्ट एन एंटरटेनर। तो एक अभिनेता मतलब जब चरम को प्राप्त होता है ना, तो एक कवि की तरह होता है। अच्छा, और नहीं तो वो एक एंटरटेनर। बिल्कुल सर, मेरी कई बार आपसे बातचीत हुई और इस कोट का जिक्र जरूर किया है आपने। हाँ, ये हर बातचीत कोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब मुझे बहुत ही गाइड करता है ये कोट जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत सुंदर परिचर्चा के लिए, और चांद के चाय के पीछे की क्या कहानी है उसको दर्शकों को बताने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए। और अगली किताब जब भी हम तक पहुंचेगी हम ज़रूर उस पर बातचीत करेंगे। और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किताब को पढ़ें, बहुत अच्छी कविताएं हैं, ज़िंदगी के हर पहलू को छूते हुई, स्पेशली प्रेम एक जो इम्पॉर्टेंट वो होता है, पड़ाव होता है ज़िंदगी का, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी कविताएं हैं जो आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे, कि आपको लगेगा कि ये तो मेरी कहानी बताई जा रही कविताओं के थ्रू। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर हम अगली किताब में आपके साथ हाजिर होंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसकी कहानी भी जानेंगे आपसे। शुक्रिया। आज की चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।